नमस्कार, मैं पान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 13B मतलब संसद में हमने लोकसभा और राज्यसभा का स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग इसमें 13B में संसद के ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पर IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के संग्रह पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पर प्रश्नोत्तर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो ऑप्शन में है, देखिए, विधेयक की प्रस्तुति के समय द्वितीय वाचन, प्रतिवेदन स्तर, तृतीय वाचन। तो ये 3 वाचन होते हैं। एक होते प्रथम वाचन, दूसरा द्वितीय वाचन, तीसरा तृतीय वाचन। तो जो द्वितीय वाचन होता है उसी में आम बहस होती है। तो किसी भी विधेयक का सदन में 3 बार वाचन होता है, जो कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन कहलाता है। प्रथम वाचन में विधेयक पेश करने वाले जो मंत्री होते हैं वो विधेयक करने के कारणों और विधेयक के जो उद्देश्य हैं उसके संबंध में बताते हैं। द्वितीय वाचन में इसमें विधेयक की संपूर्ण या विस्तृत जांच की जाती है और इस विधेयक पर आम बहस होती है। उसके बाद तृतीय वाचन होता है, इसमें विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ये 3 वाचन है। पूछा गया आम बहस किस पे होती है, तो द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में से कोई नहीं। तो सामान्यतः लोकसभा का जो नेता होता है वो लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त का नेता अर्थात प्रधानमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का ही सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। तो उनका चयनित किया जाता है, उनका चुनाव किया जाता है। तो भारत में लोकसभा के अध्यक्ष को चयनित किया जाता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार पहली बैठक के पश्चात उपस्थित लोकसभा सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब लोकसभा इस स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष पीठासीन नहीं होता है, अध्यक्ष उस समय नहीं होता है, किंतु लोकसभा में बोलने, उसकी कार्रवाई में भाग लेने ये सब अधिकार उसे प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में मत देने का अधिकार तो होता है, लेकिन जब मत बराबर हो जाएगा उस स्थिति में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है। तो पहला है, देखिए, IAS 2007 में, PCS 2017 में पूछा गया है। उसके पास सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये एकदम सही है, लोकसभा के अध्यक्ष को ये शक्ति प्राप्त है। उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति प्राप्त है। तो ये गलत है, ये शक्ति राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। तीसरा, संसद के भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक से पहले वह इस पद पर बना रहता है, एकदम सही है। और तीसरा है कि लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे पद से हटाया जाना होता है। तो ये भी एकदम सही है, तो बी वाला गलत है। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। सत्रावसान का तात्पर्य संसद के विशेष सत्र को समाप्त करना होता है, जबकि स्थगन का तात्पर्य बैठक को कुछ घंटे, कुछ सप्ताह या कुछ दिनों या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना होता है। लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति संसद की बैठक को कुछ घंटे, कुछ दिन या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा को विघटित कर सकता है। लोकसभा जो है अध्यक्ष संसद के भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक से पहले तक वह पद पर बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे संसद भंग हो जाएगा और सदन की पहली बैठक से पहले वह पद पर बना रहता है, उसके बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे पद से हट जाना होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रमुखता वही बनता है जो लोकसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है। तो ऑप्शन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है।
तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप सकता है। अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, लोकसभा और प्रधानमंत्री इस पर निर्णय ले ले। यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, तो ये बी वाला सही है कि यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। तो अनुच्छेद 94 में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। संकल्प पारित करने के 14 दिन पूर्व, ये भी बहुत पूछा गया है, 14 दिन पूर्व इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जानी आवश्यक होती है। लोकसभा के विघटन की स्थिति के बाद लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। मतलब जैसे ही प्रथम अधिवेशन होगा उसके पहले वो अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे देता है। इस प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदन के जीवन काल पर्यंत अपना पद धारण करते हैं दोनों, और अगली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से ठीक पहले अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट, निर्णायक मत जिसे बोलते हैं, का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में वर्तमान सरकार को बचाने हेतु संविधान के संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, जब वोट बराबर की स्थिति होने के नाते टाई हो। तो ये चौथा वाला सही है। जब बराबर स्थिति होती है तो उसी समय लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट या निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख अधिकारी होता है। वह लोकसभा की सभी कार्यवाही का संचालन करता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रकार की शक्तियां, पावर भी दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष बराबर मत होने की स्थिति में अपने कास्टिंग वोट, निर्णायक मत का प्रयोग करता है। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का मामला संसद में विचाराधीन हो तो उस स्थिति में वह मत देने का तो अधिकार होगा, लेकिन बराबर होने की स्थिति में वह मत देने का अधिकारी नहीं होगा, उसके पास ये अधिकार नहीं रहता है। मतलब जनरली वो वोट दे सकता है, मत दे सकता है, लेकिन जब बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में ये अधिकार उसके पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई विशिष्ट विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, एकदम सही है। दूसरा, अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, तो ये गलत है। तीसरा है कि अध्यक्ष के पास शून्यकाल को कम करने या निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है, एकदम सही है। और चौथा है कि अध्यक्ष विभिन्न समितियों के अध्यक्ष को नामित करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला गलत है। तो अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, न कि राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को किसी न्यायालय या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई विशिष्ट विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अध्यक्ष के पास यहाँ तक कि शून्यकाल को कम करने या निरस्त करने की शक्ति भी प्राप्त है, और साथ ही अध्यक्ष जो है विभिन्न समितियां जो बनती हैं उसके अध्यक्ष को भी वह नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण में होता है। ऑप्शन में केंद्रीय गृह मंत्रालय, संसदीय मामलों के मंत्रालय, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा का सचिवालय जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास लोकसभा के सदस्यों के आवास, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना भी उसकी शक्ति में निहित है। संसदीय कार्यवाही के अभिलेखों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि वह सदन की कार्यवाही और संचालन के लिए नियम और विधि का निर्वहन करता है, उसका निर्णय जो है वो अंतिम होता है, एकदम सही है। अध्यक्ष गणपूर्ति या कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर देता है, और सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम सदस्य सदन की संख्या का 1/10वां भाग होता है। तो ये कई बार पूछा गया है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा।
तो ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो ये देखिए, ये जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं इनको ये विशिष्ट शक्ति प्राप्त है कि सदनों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन कोई विधेयक पर कोई गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। 10वीं अनुसूची के दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा किसी सदस्य की योग्यता के प्रश्न का निपटारा करता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वह लोकसभा की सभी समितियों के सभापति को नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है, जैसे कार्य मंत्रणा समिति हो गई, सामान्य प्रायोजन समिति, नियम समिति का वह स्वयं अध्यक्ष भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष उसका स्वयं अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। एकदम सही है, किसी साधारण बहुमत द्वारा नहीं, विशेष बहुमत द्वारा। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ता संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एकदम सही है। तीसरा, सदन की प्रक्रिया विनियमित करने या व्यवस्था बनाए रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम में स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन में 7वां, 6वां, 8वां, 5वां। तो 7वां है भारत के मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पैरेलल। तो लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर है। उनका स्थान प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री को छोड़कर कैबिनेट मंत्रियों से भी ऊपर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन में राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, स्पीकर के परामर्श से संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा। देखिए, उत्तर प्रदेश पीछे 2001 में पूछा गया था। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा का महासचिव लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। महासचिव एक बार नियुक्त हो जाने पर निर्धारित सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त होने पर अब तक अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी, पीए संगमा। तो पीए संगमा जो प्रथम जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष थे। अनुसूचित जाति के प्रथम अध्यक्ष जीसीएम बालयोगी थे और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, जबकि पीए संगमा प्रथम जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष थे। वह 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे पीए संगमा जी। तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति, देखिए फिर से आ गया, तो यहाँ पे पूरा इसका वो भी देख लेते हैं हम लोग। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकरम प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मतलब दो क्वेश्चन यह बन सकता है कि वो एक तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जबकि पीए संगमा प्रथम जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष थे। वहीं 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे वो कौन? पीए संगमा। लोकसभा की प्रथम महिला जो थी वो मीरा कुमार थी। ये देखिए यूपीपीसी 2008 में पूछा गया। साथ ही लोकसभा के पहली दलित महिला थी, अध्यक्ष बनने वाली पहली दलित महिला थी। ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले दलित नेता, अगर दलित नेता की बात करें तो वो जीसीएम बालयोगी थे, लेकिन पहली दलित महिला मीरा कुमार थी। भारत में प्रथम लोकसभा के लिए निर्वाचन 21 फरवरी 1952 को संपन्न हुआ था। उत्तराखंड एलडीए में पूछा था। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की जो अधिकतम सीमा है वो 70 लाख रुपए है। ये छत्तीसगढ़ पीएससी 2010-11 में पूछा गया था। जबकि राज्यों के विधानसभा के लिए 28 लाख रुपए है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक माना जाता है। ये आईएएस 1994 में पूछा गया। तो ये लोकसभा से जितने भी फैक्ट हैं लगभग उनके अध्यक्षों के बारे में ये फैक्ट आपको बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकसभा का स्पीकर अपना पद छोड़ देता है। तो पहला है कि जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ये गलत है। जैसे ही लोकसभा का विघटन होता है, ये गलत है। नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक किस
ठीक पहले। तो यही सही है। देखिए अभी पीछे भी काफ़ी बार आया है। तो नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर अपना पद छोड़ देता है। इसके अतिरिक्त कुछ मामले में भी उसका पद समाप्त हो जाता है। पहला, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है। दूसरा, यदि उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपना त्यागपत्र सौंप दे। तीसरा, लोकसभा के तत्कालीन सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा पद से हटाए, लेकिन इससे पूर्व 14 दिन की सूचना देना अति आवश्यक है। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को अगर बहुमत से हटाना है तो उसकी सूचना 14 दिन पूर्व उनको दे दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो छत्तीसगढ़ PCS 2016 में पूछा गया था। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, तो वह लोकसभा अध्यक्ष थे, उसकी अनुमति आवश्यक होती है। तो अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में प्राप्त होता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो संसद में लोकसभा भी आता है और राज्यसभा। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विशेषाधिकारों में कौन से भारतीय संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? पहला है राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना गलत है। दूसरा, संसद को एक राज्य सूची के विषय में नियम बनाने अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु तो एक सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। तो यही आंसर सही है। तो अनुच्छेद 294 के अनुसार संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है। तो देखिए IAS 1996, उत्तर प्रदेश PCS 2009। और अनुच्छेद 312 के अनुसार एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु एक सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना भी राज्यसभा का ही कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक के रख सकती है? 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन, 14 दिन। तो ये 14 दिन रोक के रख सकती है। उसके बाद वो धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर लौटाना पड़ता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। वित्त विधेयक धन विधेयक की तरह राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जाता है। मतलब ये जो है कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जाता है, ये दोनों में कॉमन है। बाकी इसके अलावा दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। अन्य सभी बातों में वित्त विधेयक के साधारण विधेयक के समान है। वित्त विधेयक दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, उसे अस्वीकृत भी कर सकती है। वित्त विधेयक राज्यसभा में साधारण विधेयकों के समान 3 वचन के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि हमने पीछे बताया, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। यदि दोनों सदनों में वित्त विधेयक के संबंध में असहमति हो जाती है तो अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकता है। हाँ, धन विधेयक को लौटा नहीं सकता है। तो वित्त विधेयक अभी का सामान्य विधेयक की तरह होता है, इसलिए राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जिनमें लोकसभा के अध्यक्ष के पास सभापति की तुलना में अधिक शक्ति है? तो पहला कि लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय अंतिम होता है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को ये विशिष्ट शक्ति प्राप्त है जो कि राज्यसभा के सभापति को प्राप्त नहीं है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संसद मतलब लोकसभा की भी और
राज्यसभा की, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष विपरीत सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, और अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता, लेकिन बराबर की स्थिति में वह मत दे सकता है। चौथा फैक्ट है कि जब उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष पहली बार मत दे सकता है यदि उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो, मतलब उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का उपसभापति किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन में सभापति के प्रति, राज्यसभा के, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति। तो वह राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपना सभापति स्वयं चुना जाता है। उपसभापति जो होता है वो सदन में सभापति का पद खाली होने अथवा अनुपस्थित होने पर सभापति के रूप में कार्य करता है। दोनों ही मामले में उसके पास सभापति की सारी शक्तियाँ, सभी पावर्स होते हैं। उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, वह राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सभापति की तरह उपसभापति भी सदन की कार्रवाई के दौरान पहले मत नहीं दे सकता। दोनों ओर बराबर मत पड़ने पर निर्णायक वोट दे सकता है। जब सभापति राज्यसभा का अध्यक्ष करता था तब वह राज्यसभा में एक साधारण सदस्य की तरह होता है। मतलब जब सभापति राज्यसभा में एक साधारण सदस्य की तरह होता है, जब मतलब इसका ये मतलब है कि जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, मतलब उपराष्ट्रपति जब सभापति की राज्यसभा का सभापतित्व करता है, तो जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो एक साधारण सदस्य की तरह ट्रीट किया जाता है। सभापति और उपसभापति दोनों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ता प्राप्त होता है। तो देखिए हमारे लोकसभा अध्यक्ष तो पहले जीवी मावलंकर थे, ये 1952 में हुए थे। दूसरे थे M.A. अयंगर 1957, फिर 1956, फिर 1957 में। सरदार हुकुम सिंह जो हुए तीसरे हुए 1962 में। G.S. ढिल्लो 1969, फिर 1971 में। श्री N. संजीव रेड्डी 1967 और 77 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन में है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख को निर्धारित करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी अपने सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के अधीन नहीं होता, बल्कि वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। यही आप जानिए कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष की तरह काम करता है तो सारी शक्तियां उसके पास होती हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के समय अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर वह पीठासीन होता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी बराबर होने की स्थिति में ही मत दे सकता है, पहले नहीं। उसका वेतन और भत्ता संसद के द्वारा निर्धारित होता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में संसद के पार्ट बी से 13B में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित IAS PCS के प्रश्नों पर चर्चा की है। इम्फान IAS PCS क्लासिकल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।